राहत की सांस तो आई थिंक पाकिस्तान ले रहा होगा सर, है ना। और अभी तो भारत ने सिर्फ जो है डिफेंड किया है, हमने अटैक तो किया ही नहीं था। तो बहुत बड़ी मतलब बात हमने आपने शायद कही। 5-10% भी शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। बट देखिए, बाजार डेफिनेटली रिलीफ फील करेगा। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि हम देश पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो। आप देखिए जो हमारी डिफेंस रेडीनेस थी, जिस तरीके से हमने हर चीज इंटरसेप्ट करी, जो हमने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, और ये जो निवेश हुआ है डिफेंस सेक्टर में पिछले 8-10 साल में, तो बाजार ने भी दिखाया वहाँ वैल्यू क्रिएशन करके। तो आई थिंक डेफिनेटली रिलीफ होगा। और हमारे लिए तो टेम्पररी मार्केट वाइज रिलीफ है, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी मार्केट वाइज हर तरीके का रिलीफ। लेकिन एक चीज गुरप्रीत साहब पूछना चाहूंगा कि जब भारत ने आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया पहले दिन, उसके बाद भी बाजार में वो पैनिक दिखा नहीं, दूसरे दिन भी जब चला तब भी वो पैनिक नहीं दिखा, थोड़ा बहुत करेक्शन आया। तो मुझे लगता है कि बाजार कभी सहमत था ही नहीं इन सब चीज़ों से। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया, कि राहत की सांस तो पाकिस्तान ले रहा होगा, हमने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं। जब हम अपने शक्ति का 2-3% प्रदर्शन कर रहे थे और वॉर जैसे हालात की बात लोग कर रहे थे, तब भी बाजार घबराया नहीं। इसका मतलब बाजार का फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है और यहाँ से बाजार के लिए और कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। जी, सबसे बड़ी बात आप देखिए, मैं ना रिटेल निवेशकों को एक सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कोविड में एसआईपी बुक 8,000 करोड़ से 5-5,500 करोड़ आ गई थी। इस पूरे 6 महीने के करेक्शन में, चाहे वो टैरिफ रहा हो, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, और अभी हमारे बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, एसआईपी बुक 26,300 हो गई है अप्रैल में। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स एक मैच्योरिटी दिखाई है, और ये मैं सबको बोलता हूँ बार बार कि लॉन्ग रन में डिसिप्लिन जो है वो इंटेलिजेंस और टाइमिंग को बीट करेगा। और जो एक जो ट्रस्ट है, इतने आज 11-12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, उसका ट्रस्ट जो है वो साबित हो रहा है। और आप इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत कुछ बताता है, फ्लोज बहुत कुछ बचाते हैं। अगर आप एफआईएस का नंबर देखें पिछले कुछ दिनों से, तो वो नंबर में हमें सेलिंग सिर्फ फ्राइडे को देखने को मिली है, नहीं तो कैश बाइंग रही पूरे महीने, अप्रैल में भी और मई में भी। उसके अलावा आप देखिए मैक्रो बहुत, अभी क्या है, वॉर, हम कई बार बेसिक फंडामेंटल्स बाजार के इग्नोर कर देते हैं। आप देखिए हमारी डील हुई यूके के साथ, इसका मतलब हमारी इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री की जिनकी बाकी कंट्री से डील होगी। यूएस में फेड बॉन्ड बायबैक कर रहा है, पहली बार इतना बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, रेट कट नहीं किया है, बट अब बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन कर रहा है। ब्रेंट $60 है, जीएसटी नंबर अच्छे हैं, तो बेसिक मैक्रो सेटअप तो बहुत ही अच्छा है। अर्निंग अभी तक का थोड़ा सा बेटर है। तो ये मैटर ऑफ टाइम था, और ये हमेशा जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए, बस निवेशक को एक चीज समझ में आ गई है कि इससे घबराना नहीं है, और अपनी जो अपना जो फाइनेंशियल प्लान है उस पे हमारे साथ दीपक शेनाय साहब भी जुड़े हुए हैं। दीपक शेनाय साहब, एक चीज मैंने देखा कि इस तमाम उथल पुथल के बावजूद एफआईआई जो पिछले दिनों भर भर के बेच के जा रहे थे, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, वो पैसा लगाते रहे। उनको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा लगता है कि उनको पता था कि ये सब थोड़ी बहुत दिनों की बात है, भारत फिर से आगे बढ़ता रहेगा। शायद यही था। आई थिंक लोग भी ये समझ रहे थे कि एस्केलेट नहीं होगा, और एक जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी वापस दिखने लगेगी, एटलीस्ट कि वो अच्छी है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस अच्छे हैं, आरबीआई के रेट्स कम किए हुए हैं, और हमारी ग्रोथ आई थिंक 6.57% की तरफ जाने की आई थिंक संभावना है एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। लेकिन ये भी जरूर है कि एफआईआई जो करते हैं वो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता है। वो कभी कभी इसलिए भी निकाल लेते हैं कि उनको पैसों की जरूरत होती है, या फिर किसी और कंट्री में उनको इन्वेस्ट करना होता है, तो वो उसके हिसाब से आई थिंक उनके पिछले 1 साल में हमारी इकोनॉमी तो डिसेंट ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने काफी 2 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने पैसे निकाले, और जब वापस आने लगे तो वॉर का टाइम था, तो फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उनसे मतलब कुछ इकोनॉमिक आई थिंक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनका नजरिया कुछ में कोई और फैक्टर्स भी होंगे।
बिल्कुल एफआई को बहुत ज़्यादा एफआई को लेकर बहुत उन पर भरोसा मत करिए और ठीक है अपना हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक बात जो हमें पिछले दिनों सुनील सुब्रमण्यम साहब ने कहा था, जो अभी जुड़े हुए भी हैं, गुरमीत साहब और दीपक शनाया साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार सुनील जी को बीच में जोड़ लेता हूँ। सुनील जी, आपने कहा था कि ये जो है एफआई के लिए टीना फैक्टर, उनके पास कोई और जाने का रास्ता है नहीं। लेकिन मैं अब सवाल वहाँ से थोड़ा सा अलग हटाता हूँ। वो सवाल लेकर तीनों गेस्ट आपके पास आऊँगा मैं कि यूके एफटीए हुआ, यूके एफटीए का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ चुका था। यूएस ने कहा कि हम डील करने वाले हैं, ऐसे समय में कहा जब ये तनाव बढ़ चुका था। तो जिस सेक्टर को जितना बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाया। आपको लगता है अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ उन सेक्टर में, उन कंपनियों में जो इन दोनों डील से फायदेमंद होने वाले हैं? स्पेशली लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स हो या लेदर हो, क्योंकि आपने यूकेएफटी में देखा कि हमने लेबर ओरिएंटेड पे ज्यादा ध्यान दिया हमारी तरफ से। तो सिमिलरली अमेरिका की बीटीए में भी मेरा यही कोशिश और फोकस होगी। और इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर जो एक मैन्युफैक्चरिंग, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो वॉर के कारण और ये टेंशन के कारण उतना बढ़ नहीं सका, अब उस पर ज्यादा फोकस आएगा। और एफआईएस की बात करें ना, उन्होंने भी क्यों ऐसे दिया कि उनको पता था कि ये जो करेक्शन आ रहा है टेंशन के कारण, वही दाम, वही उनको माल अभी सस्ते में मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू से वो जो कह रहे थे, हम भी अपने आवाज अड्डा प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी डिप्लॉय कीजिए धीरे धीरे अपना कैश। तो डेफिनेटली एक सेक्टरल व्यू में मैं मैन्युफैक्चरिंग का, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अव्वल नंबर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब यूएस बीटीए अनाउंस होती है यही सेक्टर सामने दिखेंगे कि इंडिया ने नेगोशिएशन पे उसे फ्रंट लीड पे डाला है। इसमें कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सोच भी यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो तो डाउट ही नहीं है। तो डेफिनेटली इन सेक्टर पे मेरी फोकस ज्यादा होगी इस टेंशन के हटने के बाद। गुरमीत सर, एक जो यूके एफटीए की बात चली है तो ऑटो सेक्टर बड़ा ही बेनिफिशियल सेक्टर माना जा रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन अब ये सारे बादल छट गए हैं। तो ऑटो सेक्टर यहाँ से ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा? देखिए, मिक्स्ड है ऑटो का। हमें क्या दिख रहा है, एक कुछ लीडरशिप दिख रही है यहाँ पे। इंडिया यूके डील से हो सकता है स्पेसिफिक न्यूज से शायद टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिले, क्योंकि जेएलआर का मेन शिपमेंट यूके से होता है और यूएस लगभग 25-30% मार्केट है वक्त। तो सिलेक्टिव कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन हो सकता है, बट एक लीडरशिप देखने को मिली है ऑटो में। जैसे आप देखिए टू व्हीलर्स में टीवीएस का क्लियर लीडरशिप देखने को मिला है। आप वो मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखिए, फाडा का डेटा देखिए, उनका जो मार्जिन प्रोफाइल देखिए, डेट रिडक्शन देखिए, चाहे वो iQube हो ईवी में, चाहे प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट हो 125cc में, टीवीएस का एक लीडरशिप है। एक्सपोर्ट्स में भी उन्होंने रिलेटिवली बेटर किया है बजाज से और बाकी से। तो आई थिंक टीवीएस ने टू व्हीलर में क्लियर लीडरशिप दिखाई है। सिमिलरली एमएनएम के आप नतीजे देखिए आए, बीच में स्टॉक 2300-2400 आ गया था जब ऑटो रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज थी टैरिफ्स को लेके, पर बहुत स्मार्ट रिकवरी आई है। एसयूवीज में मुझे ऐसा लगता है कि 25% मार्केट शेयर लगभग हो गया है या हो जाएगा इस क्वार्टर। ट्रैक्टर सेल में वॉल्यूम ग्रोथ है, और ट्रैक्टर सेल में वॉल्यूम ग्रोथ रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा जो है संकेत है कि पिछला क्रॉप भी अच्छा है और अगले क्रॉप के लिए भी ऑप्टिमिज्म है। तो एमएनएम ने लीडरशिप वहां दिखाई है। सिमिलरली हमने ऑटो कंपोनेंट्स में भी लीडरशिप बनते देखी है कुछ एक स्टॉक्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अभी ब्रॉड जब तक ट्रेड डील होंगी, ट्रीटीज होंगी, तब शायद बेटर वैल्यू वो बनेगा। बट हाँ, बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आया है ऑटो में और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी। बिल्कुल गुरमीत सर, आप हमारे साथ बने रहे। दीपक शनाया साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यूके एफटीए में सरकार ने